अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंटेंट ऑफ असेसमेंट कि हम मेंटल हेल्थ की जो असेसमेंट करते हैं तो उसकी कंटेंट मतलब कौन कौन से होंगे, कौन कौन से स्टेप्स उसमें जो है वो हम कौन कौन से एरिया को स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री चूँकि हमने थोड़ा सा पास लेना है, ठीक है, फास्टली बताना है क्योंकि इसमें कोई नहीं है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो फिर क्या है कि जनरल अपीयरेंस एंड जो मोटर बिहेवियर है, फिर मूड एंड इफेक्ट्स है, ये भी इम्पोर्टेंस है। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट, ये भी इम्पोर्टेंस है। सेंसोरी जो सेंसोरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। जजमेंट एंड साइट एंड सेल्फ कंसेप्ट, रूल एंड रिलेशनशिप, एंड द लास्ट वन इज द फिजियोलॉजिक एंड सेल्फ केयर कंसर्न। तो ये 9 जो कंटेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट है, सॉरी जो मेंटल असेसमेंट है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो हो सकता है ये पार्ट थोड़ा लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी जो है वो अपलोड हुए हैं। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए। तो ये सेकंड यूनिट है, आपको पता है, और ये थर्ड पार्ट है इसका। जो टूल्स ऑफ जो नर्सिंग है ना, ठीक है, टूल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री एज सम एज देखेंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस, कल्चरल कंसिडरेशन, स्पिरिचुअल बिलीफ एंड प्रीवियस हिस्ट्री। तो the history of the clients as well as his family may provide some insight into the current जो client current situation है। देखिए कुछ हिस्ट्री देखेंगे, इस हिस्ट्री की वजह से उसकी जो करंट सिचुएशन है, इस क्लाइंट के भी जो पेशेंट है इसके, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पास में कोई मसला है या उसके साथ या नहीं है। For example, has the client experienced similar difficulties in the past? Has the client been admitted to the hospital? And if so, want we the experience देखिए, पर ये एग्जांपल है कि जो क्लाइंट है एक्सपीरियंस सिमिलर डिफिकल्टी, और जो उसके पास में कोई है या नहीं है, कोई हॉस्पिटल में वो चला गया है या नहीं गया है, ठीक है। और है तो कौन सा एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। A family history that is positive parallelism by and suicide is a significant because it increase the client risk of these problem। देखें, ये भी देखेंगे कि उसकी कोई भी सुसाइड, बाइपोलर डिसऑर्डर या अल्कोहलिज्म, इस प्रॉब्लम, ये जो एडिक्टिज्म होती है ना, ये तो नहीं, ये इसके खानदान में, तो इससे भी पता चल जाता है। क्लाइंट क्रोनोलॉजिक एज एंड डेवलपमेंटल एज स्टेज and improve important factor is a psychological assessment. The nurse evaluate the client age and developmental level for congruent with the expected norm. For example, if a client is struggling with a personal identity and attempting to achieve independent harm her parents, देखिए क्लाइंट क्या होता है कि उसकी जो एज होती है वो स्टेप बाय स्टेप उसकी डेवलपमेंट होती है, स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। तो जो साइको सोशल मीन की जो आपकी ब्रेन है, साइको है, और जो सोसाइटी है, ये दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर आपको सोसाइटी में कोई टॉर्चर करा रहे हैं ना, तो फिर आपकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। तो नर्स क्या करते हैं, ये चीज़ जो है वो उसकी एज और डेवलपमेंटल जो है वो क्या करते हैं, इवाल्वेट करते हैं, और इसके उससे जो है एक उसूल, एक एक्सपेक्टेड उसूल जो उसके बारे में है वो जो है वो देखना चाहती। एग्जाम्पल ये है कि अ क्लाइंट में बी क्लाइंट करता है कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको अचीव करने के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए वो फिर एक आइडेंटिटी अपने लिए बनाती है। इफ द क्लाइंट इसी तरीके से आइडेंटिटी बना दे कि यहाँ पे आप घर पे पड़े रहते हैं, जब आप घर से उठ जाती हो और बाहर मुल्कों में अब्रॉड में जाती है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट होगी ना, फिर आपके एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। If the client is 17-year-old, these struggle are normal and anticipated because these are two the primary developmental tasks for the adolescents। तो जो एक क्लाइंट ऐसा है कि वो 17 ईयर्स हो रहे, वो स्ट्रगल करता है अपनी किस चीज़ की कि वो मतलब एंटिसिपेट की ज़िंदगी का इन्हिसार होती है उस स्ट्रगलिंग पे। लेकिन क्या होता है कि प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क फॉर द एडोलसेंट जो है वो 2 है।
जैसा कि if the client 35-year-old is struggling still struggling with this issue of a self identity and independent, the nurse will need to explore the situation. देखिए, ये एक दो सिचुएशन उसने बयान की। एक 17 साल का एक बच्चा है और वो अपनी स्ट्रगल करते है अपनी ज़िंदगी या मतलब जो प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क है सेल्फ आइडेंटिटी है। तो 17 जो एज होती है वो एडोलेसेंट एज होती है। तो वो पर्सन जो 17 वाला है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाती है और जो दूसरा क्लाइंट उसने देखा वो पे 35 ईयर्स का था और वो खुद भी उस टाइम उस एज में ही जो है वो क्या करता था, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता था। तो फिर इसमें नर्स का जो है वो ये सिचुएशन नोट करनी पड़ती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो 35 वाले ईयर्स का बंदा है, इसका जो डेवलपमेंटल टास्क होती है प्राइमरी, वो पूरी नहीं हुआ। मतलब डेवलपमेंटली वो अच्छी तरीके से परफेक्ट नहीं डेवलप हुआ। फिर द नर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू द client culture and spiritual belief to avoid him making inaccurate assumption about his or her psychological functioning। ठीक है, तो नर्स को चाहिए कि उसकी जो कल्चरल और स्पिरिचुअल बिलीफ की वो बहुत ज़्यादा कि आपने क्या करना, मतलब सेंसिटिव लेना है, मस्ट बी सेंसिटिव लेना है, क्योंकि टू अवॉइड मेकिंग इन आर कोरेट एजम्पशन अबाउट हेल्थ, क्योंकि ये भी सोशो साइको सोशल फंक्शनिंग में ही बहुत अहम रोल अदा करती है। ठीक है, तो जो नर्स नहीं करता तो इसके लिए अवॉइड करना है ये चीज़ें। ठीक है, जो अवॉइड करता है उसके लिए प्रॉब्लम है। मैनी कल्चर हैव अ belief and value about a personal rule in a society and acceptable social and personal behavior that may differ from those of the nurse। फिर क्या होती है, हर कल्चर की हर मतलब सोसाइटी की अपनी एक एक्सेप्टेबल या मतलब हम कहते हैं कि जो एथिकल रूल्स होती है, ठीक है, जो कानूनी रूल्स होती है वो होती है, उसकी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वेस्टर्न कल्चर generally expected that as a person or reach adulthood he or she become financially independent, leave home and make him or her own life decision। देखिए, वेस्टर्न जो कल्चर होती है, ठीक है, तो ये इसका मेन कंसेप्ट है कि जो भी पर्सन एडल्ट होगा, ठीक है, एडल्टहुड तक चले जाएगा तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, चाहे वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल, लेकिन वो मानते हैं कि ये स्टेबल है और फिर वो घर से जो है वो क्या होती है ख़त्म कर देती है। इन कंट्रास्ट इन सम ईस्टर्न कंट्री, ये तो ईस्टर्न कंट्री में क्या है कि जो क्या है कि three generation may live in one house and elder of the family make major life decision for all। देखिए, ईस्टर्न कंट्री में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली रहती है, एक बंदा जो है वो बाहर चले जाती है, पैसे जो है वो क्या करते हैं वो पैदा करके यहाँ उस फैमिली पे लगाते हैं, 10 रुपया होती है, मतलब 3 जनरेशन पे होती है, वो यहाँ पे रहती है, लेकिन उसकी जो मेजर लाइफ डिसीजन होती है ना फॉर ऑल के लिए एक फैमिली की मेंबर होती है, या वो 2-3 फैमिली जो है वो इकट्ठा रहते हैं, तो ये ईस्टर्न कल्चर का होती है। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ द असेसमेंट ऑफ द आई कांटेक्ट की है कि वेस्टर्न कल्चर क्या करते, कंसिडर गुड आई कांटेक्ट टू बी अ पॉजिटिव कल्चर इंडिकेटिंग सेल्फ स्टीम एंड पाइंग अटेंशन। तो मेन मकसद ये है कि जो ईस्टर्न होती है, ईस्टर्न क्या करते हैं कि जो भी गुड हाँ मतलब कांटेक्ट करेगा आई का, तो उसकी वजह से फिर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो जो है वो मतलब दूसरा बंदा उसकी अटेंशन भी कर लेते हैं। लेकिन जो अदर पीपल अदर कल्चर है सच इज़ द जापान कंसिडर सच आई कांटेक्ट टू बी अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो जापान का जो भी कांटेक्ट जब आप उसके आईज करते हैं ना तो ये डिसरिस्पेक्ट का ही अलामत होती है। ठीक है, तो जो पहले हमने बातें की ना कि मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का, तो वेस्टर्न का तो मेन कंसेप्ट है कि जो भी एडल्टहुड होगा तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, वो घर से जो है वो क्या करेगा, वो ओन लाइफ की खुद जो है वो डिसीजन करेगा। लेकिन जो कुछ ईस्टर्न फैमिली का होती है तो 2-3 फैमिली उसके साथ रहते हैं और इसमें एक जो है वो बंदा होती है कि वो रोज़ी भी लेता है, मतलब
इनकम उसकी होती, और इनकम की भी हो सकती है, और सारों का वो जो डिसीजन होती है वो उसके ऊपर ही होती है, जो भी वो कहता है वो ये तीनों जनरेशन करवाते हैं। फिर जनरल बिहेवियर इन मोटर अफेयरेंस, जो सेकंड पार्ट मतलब जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है कि हाइजीन एंड ग्रूमिंग। हाइजीन क्या है कि हाइजीन हाइजीन और ग्रूमिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो हाइजीन क्या करते हैं कि हम अगर रेगुलर अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, प्रिवेंट द डिजीज, ये हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसा कि बातनिंग अच्छी तरीके से आप रेगुलर करते हैं या नहीं, या वॉशिंग करते हैं या नहीं हैंड, ठीक है। तो ये हाइजीन है। लेकिन ग्रूमिंग ये है कि जो फिजिकल अपेयरेंस होती है, मतलब जैसे नस नेल का कटिंग हो गया, स्किन केयर हो गया, तो ये होती है आपकी ग्रूमिंग। फिर अप्रोप्रिएट ड्रेस, ठीक है, पोस्चर, आई कांटेक्ट, अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ द मैनरिज्म, ठीक है। तो आपका मैनर क्या है, आपकी मूवमेंट्स क्या है, स्पीच, तो ये सारे जो है ये कंटेंट के कि जनरल बिहेवियर, मोड अपेयरेंस। तो आपकी बिहेवियर्स की वजह से ही आपसे कुछ पॉइंट्स वगैरह बिहेवियर में अदा होती है। तो द नर्स असेस द क्लाइंट ओवरऑल अफेयरेंस इंक्लूडिंग ड्रेस, हाइजीन एंड ग्रूमिंग। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपकी ही आती है ओवरऑल अफेयरेंस को, ठीक है। तो ग्रूमिंग अफेयरेंस की, if the client appropriately dressed for his or her age and whether, फिर जब क्लाइंट क्या करते हैं हर सिचुएशन के मुताबिक, वेदर के मुताबिक होती है, तो ये क्लाइंट क्या है, एज के मुताबिक है कि नहीं। डज द क्लाइंट अफेयर टू बी हिज ऑन हर स्टेट एज, मतलब वो जो भी कहता है ना वो अपनी एज के मुताबिक कहते हैं या नहीं। द नर्स आल्सो ऑब्जर्व द क्लाइंट पोस्चर, आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन में अनयूजुअल जो टेक होती है, हैकनी मतलब मूविंग, कोई भी चीज़ ट्रेमर वगैरह करवाती है या नहीं, या ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और शी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल बिहेवियर टू अवॉइड पर्सनल जजमेंट। तो ये सब चीज़ें को जो भी ऑब्जर्व करेगा ना तो वो डॉक्यूमेंट करेगा, फिर एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर, मतलब आपने कोई भी जो है वो पर्सनल जजमेंट नहीं करना है इस पेशेंट को, ठीक है। उसकी बिहेवियर की जजमेंट नहीं करनी चाहिए पड़ती है, ठीक है। The specific term used to making assessment of a journal appearance and motor behavior including the following, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी मतलब बिहेवियर और मोटर रिस्पांस अदा होती है ना, तो वो होती है कि क्या करना है कि automatism mean repeated purposeless behavior often the indicative of anxiety such as the trembling fingers, twisting lock of hair एंड ट्रिपलिंग अपवर्ड, ठीक है। तो जो कुछ पर्सन ऐसा होती है को ऑटोमेटिज्म होती है, मतलब अपने पैर को बार बार जो है वो वाइब्रेशन देते हैं, या कोई भी बार बार एक फिंगर माउथ के लेके आती है कोई भी, और ठीक है। तो ये होती है ऑटोमेटिज्म। फिर साइकोमोटर रिटार्डेशन, ओवरऑल स्लोनेस मूवमेंट, जब पर्सन की ओवरऑल स्लोनेस मूवमेंट होती है तो ये भी उसकी जो मोटर बिहेवियर रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि मेंटेन द पोस्चर एंड पोजीशन ओवर टाइम इवन व्हेन इज बैकवर्ड अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जब एक पर्सन ऐसा हो कि वो जब अनकंफर्टेबल फील होती है ना तो उसको, तो वो एक ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या करते हैं, एक सिचुएशन या पोजिशन में ही रहती है। इसमें स्ट्रक्चर है देखें, तो ये विक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो इसी तरीके से ही खड़े होती है, ठीक है। इसको भी देखो, तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, ये अपनी कंफर्टेबिलिटी या मेंटेनेंस के लिए जो है वो एक पोजीशन पे जो है वो स्टक होती है। तो मूड एंड इफेक्ट, थर्ड नंबर जो कंटेंट ऑफ असेसमेंट है, तो हम उसकी मूड और इफेक्ट चेक करेंगे। तो मूड और इफेक्ट में है कि मूड्स अलग चीज़ है। मूड रेफर to the client perceives mean persistence and enduring emotions है। मूड ये है कि आपकी एंडोरिंग जो भी कुछ चल रहा है ना वो आपके मूड पे ही जाहिर होती है। फिर क्या होती है जो जाहिर होती है ना, तो वो क्या है, वो
अफेक्ट है। इट इज़ द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द क्लाइंट इमोशनल स्टेट। अंदर जो आपकी इंडूरिंग इमोशन होती है ना, तो उसको हम मूड कहेंगे। और जो बाहर आप उस शो करेंगे या लापेंगे या कराएंगे, क्राइंग करेंगे, तब तो ये कि ये इफेक्ट होती है। फिर कॉमन टर्म्स यूज्ड इन असेसिंग द इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसा कि प्लेट इफेक्ट हो गया, मीन स्लोइंग, नो पाइन, नो फेशियल जो है, जो क्या है, नो फेशियल एक्सप्रेशन होगी। समझ में आ रही है? तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर नहीं बताती है ना, तो ये प्लेट इफेक्ट हो गया। फिर ब्लंट इफेक्ट क्या हो गया कि शोइंग लेटल और स्लो रिस्पॉन्स फेशियल एक्सप्रेशन। फिर ब्रॉड इफेक्ट है कि डिस्प्लेइंग अ फुल रेंज इमोशन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम ब्रॉड इफेक्ट कहेंगे। तो इफेक्ट मीन आपकी जो भी एक्सप्रेशन होगा। तो प्लेट इफेक्ट, नो इफेक्ट, blunt effect, slow effect, and the pull effect. Inappropriate effect mean displaying facial expression that is incongruent with a mood or a situation, often silly or giddy, regardless of a circumstances. देखिए, inappropriate effect वो effect होती है ना कि मतलब क्या होती है, एक सिचुएशन के मुताबिक अपने आप की जो उसकी जो मतलब एक्सप्रेशन होती है, वो नहीं करवा दी थी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम सैड का होता है या कुछ टाइम खुशी का होता है, तो उस पे आप सैड हो जाती है। ठीक है, तो ये इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट होती है, वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वो जो है वो पिक करते। फिर restrict impact displaying both types of expressions, usually serious or somber या मतलब सबर। तो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट ये भी एक इफेक्ट है। ठीक है, कि the client mood may be described as a happy and sad expression, or euphoric, mean changing, normal, anxious and angry. When the client is exhibited unpredictable and a rapid mood swing from express and crying to the euphoric mean change with no apparent stimulus, the mood is called the labile and rapidly changing। तो दी ये मिसयूज आ सकती है कि जो रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होती है, ठीक है, मूड एंड इफेक्ट में या मूड एंड, हाँ यस, मूड एंड इफेक्ट में। तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये कभी बहुत ज़्यादा लैपिंग करते हैं, कभी मतलब मिनट में वो खुश होती है और मिनट में वो रोते हैं, फिर मिनट में खुशी। इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट कहेंगे। फिर थॉट एंड प्रोसेस एंड कंटेंट जो है वो फोर्थ नंबर है। तो कंटेंट मीन व्हाट क्लाइंट इज थिंकिंग, प्रोसेस हाउ क्लाइंट इज, मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, एक प्रोसेस है एक कंटेंट है। कंटेंट ये है कि व्हाट क्लाइंट थिंकिंग, क्लाइंट क्या सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो प्रोसेस है कि हाउ क्लाइंट इज थिंकिंग, मतलब कैसे उसने जो है वो थिंकिंग की। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक ये कि क्लाइंट ने क्या थिंकिंग की, दूसरा ये है कि किसी तरह थिंकिंग की। हेल्प मतलब सेल्फ हार्म आर सुसाइड अर्ज, कॉमन जो है वो टर्म रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस इन द कंटेंट include the following: circumstantial जो thinking with a term used to when a client eventually answer a question but only after giving excessive unnecessary। तो कुछ पर्सन ऐसा होते हैं कि उसकी जो सोचने का और उसकी जो बोलने का, उसकी जो प्रोसेस करने का जो अंदाज होती है वो डिफरेंस होती है। जैसा कि सर्कमस्टेंशनल थिंकिंग होती है, उसमें वो मेनली जो मेन मतलब वो मेन पॉइंट होती है ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर होती है, वो वो भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो किस्से वो सुनाते हैं और फिर बाद में उस आंसर को बताती है। तो ये सर्कमस्टेंशनल थिंकिंग होती है। तो जो भी मेंटल प्रॉब्लम किस पर्सन का होगा, तो उसमें मतलब वो अपना एग्जैक्ट आंसर देगा, लेकिन बाद में देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अननेसेसरी डिटेल आपको देंगे। डिलूजन के अपेक्स पॉइंट्स बिलीव नॉट बेस इन रियलिटी। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट बिलीव होती है, ये कोई भी रियलिटी पे जो है वो मुनहसर नहीं होती।
प्लाइड ऑफ आइडिया में क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट रेट ऑफ स्पीच कंपोज ऑफ फ्रेगमेंटेड और अनरिलेटेड आइडियाज, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेट स्पीच होती है कि मतलब जो अनरिलेटेड फ्रेगमेंट्स होती है आइडियाज की, तो वो होती है, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, फिर क्या होती है, मतलब वो अनरिलेटेड आइडियाज को जो है वो क्या कहता है, बता दिए, मतलब कभी कभी उधर बात कर दिए, कभी इधर बात कर दी है, ठीक है, पता नहीं चलती उसकी पर्सन की। तो इसको हम प्लाइट आप आइडिया कहेंगे। मतलब एक आइडिया पे वो पैक्स नहीं होती, कुछ एक टाइम एक पर्सन की बात करते दूसरे बंदे की, ठीक है, फिर वो आ जाती है फर्स्ट पर्सन की बात में। तो आइडिया ऑफ रेफरेंस मी के जो ओन परसेप्शन होती है, he claimed inaccurate interpretation that general events are personally directed to him or her, such as hearing or speaking on the news and believing the message had personal meaning. मतलब लोरी लेता हबेर इन गोरी इरिदा, और वाह, ये एक सेंटेंस है, मतलब ये एक नेम है कि जो आइडिया प्रेफरेंस का कंसेप्ट यही है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आते हैं ना, तो वो जो क्लाइंट है ना वो इनअक्यूरेट इंटरप्रिटेशन करता है। मतलब आप ठीक बात करते हैं लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन लेवल होती है, ठीक है, सोचने का अंदाज होती है, वो गलत उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इसको हम आइडिया प्रेफरेंस कहेंगे। पर लूज एसोसिएशन डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग दैट जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, लिटिल और नो एविडेंस रिलेशन बिटवीन थॉट, ठीक है। तो ये मतलब एक बात उसने पूरा की है और वो दूसरे बात में चले जाती है, ठीक है। तो ये है लॉज ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो भी बातें करता है वो एक दूसरे के साथ रबत नहीं रखता, मतलब कभी आसमान की बात करता है, कभी ज़मीन की बात करता है, ठीक है। फिर टेंजेंटल जो थिंकिंग होती है कि वॉन्डरिंग ऑफ द टॉपिक एंड नेवर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो ये टेंजेंटल जो थिंकिंग होती है ना, तो ये एक टॉपिक को मतलब जो भी मतलब क्या करते हैं कि वॉन्डरिंग ऑन अ टॉपिक एंड नेवर प्रोवाइडिंग, मतलब आपको जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो आपको इतनी इतनी बातें सुनाएंगे ना कि वो जो इंफॉर्मेशन होती है जो आपने रिक्वेस्ट की है वो कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, लेकिन किससे आपको प्रोवाइड होंगी। तो ये टेंजेंटल है, मतलब आपको वो बताती करती है, लेकिन जो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कभी भी नहीं करेगा। बस सिर्फ वैसे वॉन्डरिंग जो है वो खुद ब खुद अपनी बताती है और टॉपिक, ठीक है। थॉट ब्लॉकिंग स्टॉप abruptly in the middle of the sentence and train of the thought sometime unable to communicate continue the data। देखिए, थॉट ब्लॉक जो है वो ये ब्लॉक होती है ना कि क्या होती है कि जो स्टॉपिंग होती है, मतलब आप कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो बातें करते 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 करते, ठीक है, एकदम उससे हर चीज़ भूल जाती है कि हाँ हमने क्या स्टार्ट किया है, हम क्या बता रहे थे, ठीक है, ये से बता दिए। थॉट ब्रॉडकास्टिंग अ डिल्यूजन फॉल्स अ डिल्यूजन बिलीव अदर कैन हैव and know what the client is thinking। देखिए, थॉट जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, उसमें ये कंसेप्ट है कि एक डिल्यूजन होती है, मतलब डिल्यूजन मैंने बताया कि ये एक फॉल्स फिक्स बिलीफ होती है, उसमें रियलिटी वगैरह नहीं होती, कि वो बता दिए कि believe that other can hear or know what the client is thinking। जो क्लाइंट सोच करेगा ना, तो क्लाइंट ये बताती है कि जो हम सोचते हैं वो दूसरों को, मतलब वो दूसरे सुन रहे हैं, ठीक है। तो सोचने और दूसरे की सुनने का तो सोच कितना डिफरेंस है। तो टेंजेंटल वो होती है कि मतलब अपनी जो वो जो बता टॉपिक डिस्कस करेगा वो इतना गड़बड़ करेगा ना कि जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड नहीं होगी। थर्ड ब्लॉकिंग एकदम जो है वो एक बात को जो है वो कट हो जाती है, हर चीज़ जो है वो भूल जाती है। फिर थर्ड ब्रॉडकास्टिंग मीन जो डिल्यूजन बिलीव होती है, जिसमें क्लाइंट क्या करते हैं कि दूसरे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। थॉट इंजर्शन फिर क्या होता है कि डिल्यूजन बिलीव दैट अदर आर पुटिंग आइडियाज और थॉट इनटू क्लाइंट हेड, दैट इज द आइडिया और नॉट दोज ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है। मतलब ये है कि जो थॉट की जो इंजर्शन होती है
कि जो पहले तो ये बात है कि ये पांच पांच जो पांच बिलीव है टेक्स्ट, ठीक है, कि अदर जो मतलब लोग होते हैं ना, वो क्लाइंट बताती है कि हमारे अंदर, हमारे हेड के अंदर जो है वो दूसरे लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो आइडिया जो है वो पुट करते हैं। दैट इज द आइडिया आर नॉट दोज ऑफ द क्लाइंट। ये क्लाइंट का आइडिया नहीं होती, वो बताती है कि हमें दूसरे पर्सन हमारे माइंड में बातें बताती है और हमें बताती है, हमारा खुद माइंड की नहीं होती, वो थॉट इंजर्शन है। थॉट विड्रॉवल क्या है कि डिलूजन बिलीव, ये भी डिलूजनल है कि मतलब पांच बिलीव होती है पिक्स that other are taking the client thought away and the client is powerless to stop। मतलब ये ऐसा गलत फिक्स बिलीफ होती है, ठीक है, जिसमें पर्सन या जो क्लाइंट, एक क्लाइंट जो है वो क्या होती है, थॉट अवे एंड द क्लाइंट इज पावरलेस। फिर वो अपने पावर पे नहीं होते और जो भी बातें करते होते वो इसी तरीके से कंटिन्यूसली उसकी मुंह से निकलती है। फिर वर्ड सलाह जो है वो भी फ्लो अप एन अनकनेक्टेड वर्ड दैट कन्वे नो मीनिंग टू द लिसनर। मतलब ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि उसकी जो थॉट प्रोसेस या थॉट कंटेंट होती है वो ऐसे बातें बताती है ना कि उसकी कोई भी जो है वो मीनिंग नहीं निकालती, ठीक है, और उसकी जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं होती, समझिए। फिर असेसमेंट ऑफ सुसाइड एंड हार्म जो है, तो किस तरीके से टू अदर जो है वो देखेंगे कि वो सुसाइड का सोच रहा है। फॉर द डिप्रेसिव होपलेस क्लाइंट द नर्स मस्ट डिटरमाइन इफ he she is the suicidal ideation in the little plan the client is angry, hostile, or making treating remarkable about the family members of who use anyone else. The nurse must ask if the client has thought or a plan about hurting the person। मतलब ये है कि कुछ क्या करते हैं कि क्लाइंट की इंग्री को या हॉस्टाइलिटी को मालूम करने के लिए फिर उसकी जो फैमिली मेम्बर होती है उसको रिमेम्बर करना है, उसके इस पे सोचने के। द नर्स डज सो बाय क्वेश्चनिंग द क्लाइंट डायरेक्टली, तो क्वेश्चन आपने डायरेक्टली करना है, ठीक है। व्हाट थॉट हैव यू हैड अबाउट हर्टिंग, मतलब आप मुझे बताए आप कौन जो है वो तंग करते हैं, ठीक है, या वो छेड़ते हैं, तो उसका नेम क्या है, तो नेम उसने बताना है, मतलब आप उससे पूछना है, अगर आपको बताती तो फिर प्लस पॉइंट हो गया। व्हाट इज योर प्लान, और आपका प्लान क्या होगी। व्हाट डू यू वांट टू डू द पर्सन नेम, मतलब आप किस मतलब नेम क्या है उसकी, जो आप उसके साथ कौन होने वाला है या हो रहे हैं उसके साथ, या आप होते हैं कि हम उसके साथ ये करवाया जाए। When a client make specific threat and has a plan to him, another person health care providers and duty of tend to warn the person who is the target of the threat, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक लीगली जो है वो जिम्मेदारी हुई है इसकी कि पर्सन हु इज द टारगेट टू द थ्री टेन प्लान, मतलब ये है कि आप जो भी मसले आ गए ना तो उसको टारगेट करने प्लान करेंगे। द लीगल टर्म फॉर दिस, ठीक है, तो द लीगल टर्म फॉर दिस इज द ड्यूटी टू वार्न। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि वो ड्यूटी को क्या करते हैं, मतलब द लीगल टर्म ड्यूटी वार्न मतलब ये अपने लिए एक ऐसा टारगेट रखता है कि हमारा ड्यूटी ये है कि वो उसको क्या कर ले। तो हु इज़ द टारगेट ऑफ द थ्री टेन प्लान, और आपका जो टारगेट है मतलब किस पर्सन को जो है आपने नुकसान देना है, आपका टारगेट क्या है। दिस इज one situation in which the nurse must breach the client confidentially to protect the threatened persons। तो फिर इसकी वजह से ये सिचुएशन उस क्लाइंट के दिमागों से जो है वो एक नर्स जो है वो निकलवाते हैं और दूसरी जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट द जो अदर पर्सन होती है उसको बचाती है और इसकी जो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी बचाती है, ठीक है।
फिर क्या है कि जो सेंसोरिज्म इंटेलेक्चुअल परसेप्शन या प्रोसेस होती है ना, तो इसमें क्या क्या करते हैं कि इसमें या ये जो ठीक है, तो जो बाकी पॉइंट्स है ना इंशाल्लाह वो हम अदर पार्ट में ही करवाएं, क्योंकि ये फिर लेंथी होगी। ठीक है, खुदा हाफिज़, मैं स्टूडेंट।